जय जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सरस्वती क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस में। टॉपिक पढ़ेंगे नहीं, फंक्शंस अब मैं कैसे कराने वाला हूँ तुम्हें। मैं सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लाऊंगा और तुम्हें समझाता जाऊंगा थ्योरी जहाँ जरूरत होगी, क्योंकि फंक्शंस ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं थ्योरी बाय थ्योरी चलता जाऊं। थ्योरी तुम्हें उसी आती है। ऑलराइट बेटा, हम फटाफट से स्टार्ट ट्राई करेंगे कि जो है इलस्ट्रेशंस और थ्योरी हो जाए, ताकि जल्दी से फंक्शन से और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को मैं इस सेशन में लाऊं तुम्हारे सामने। ठीक है, फंक्शन इज समथिंग जिसमें बस प्रैक्टिस चाहिए। इट इज नॉट मच टू डील विथ थ्योरी। ठीक है, उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, क्योंकि इससे बाद जो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स, वहां हमें थोड़ा सा थ्योरी में घुसना पड़ सकता है। बट फंक्शंस तो समथिंग इज लाइक दैट कि इट इज टू बी डन वेरी क्विकली। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। ये वाला क्वेश्चन अभी हम रहने देते। दिस इज समथिंग डूबियस, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आई वुड हैव टू सी इट। स्टार्ट कर देना थोड़ा इजी से, ये वैसे भी हार्ड लेवल सवाल है ना, तो इसको आप लास्ट में करो। पहले समझ लेते हैं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। पता होगा डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज जिसपे फंक्शन वेल डिफाइंड हो, फंक्शन बदतमीजी ना करे। ठीक है, जैसे मान लो 1/h से मैं अगर तुम्हें डोमेन बोलूं, तो h कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर वो जीरो नहीं हो सकता है। सिमिलरली रूट h से अगर मैं तुमसे डोमेन बोलूं, तो तुम्हें पता है h विल बिलोंग टू r पॉजिटिव। अगर मैं तुमसे लेटर से log h बेस y इसका डोमेन पूछूं, तो इसका प्रॉपर डोमेन क्या था कि h बेटा ग्रेटर देन या h ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सॉरी, y नॉट जीरो होना चाहिए। log x बेस y ना, नहीं, y भी तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और y तो इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, इससे अलावा और कोई सा फंक्शन जो तुम्हें लगता है डोमेन मानता है, तो लेटर से tan x हो गया। तो tan x डोमेन मानता है क्योंकि वो sin x बाय cos x है। अब तुम देख लो डिनोमिनेटर में जो चीज चली गई, तो तुम्हें पता है वो नॉट जीरो होनी चाहिए, तो h शुड नॉट बी इक्वल टू 2n-1 π/2, और n यहाँ पे तुम्हारा इंटीजर हो गया। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू पे cos h से हो जाती है, इस वैल्यू पे cos h बेटा तुम्हारा जीरो हो जाता है। ये इस तरह से हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तुम निकाल सकते हो। साइन h सब जीरो होता है जब h हो जाता है n पाई, n एक इंटीजर हो। राइट बेटा, तो डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन अपने अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो रियल नंबर्स पे नॉट डिफाइंड बन जाए। ठीक है, दैट इज योर फंक्शन सा डोमेन। रेंज क्या होता है, वो होता है सेट ऑफ वैल्यूज ओवर विच f सेट ऑफ वैल्यूज विच f कैन टेक फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है, या फॉर ऑल इनपुट्स। ठीक है, वो हो गई रेंज। तो लेट अस सी, हम लोग देखते हैं कितना हम लोग समझ पाते हैं। तो f ऑफ x लेट अस से इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, log to the base of sin x एंड अंडर रूट में log बेस साइन log ऑफ sin x बेस cos x। अब मुझे अगर इसका रेंज निकालना है, तो देखो हम सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन से शुरू करते हैं। नेस्टेड फंक्शंस में दिक्कत जाती है। सबसे बाहर है लॉगरिथम। अगर एक लॉगरिथम है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले बेटा क्या बनना चाहिए कि लॉगरिथम के अंदर वाली क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। साइन एक्स पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चे कि साइन एक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये कौन सा एंगल होगा ये तुम मुझे बताना, है ना, कमेंट्स में। और अगर ये चीज ट्रू है मेरी, तो ठीक है, यहाँ से तो बच जाए। ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, पर स्क्वायर रूट के अंदर लगानी पड़ेगी।
उसके अंदर मुझे ये रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी कि लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स, बेटा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। और बेटा तुम्हारा कॉस एक्स क्या होता है, वो तो लेस देन या इक्वल टू 1 होता है ना। नेगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं, तो कॉस एक्स भी 0 से 1 ही होना चाहिए। अच्छा, कॉस एक्स भी 0 से 1 होना चाहिए, इसका मतलब तो तुम्हारा एक्स क्या होना चाहिए, क्वाड्रेंट 1 का एंगल होना चाहिए। और एच तुम्हारा 2n-1 π/2 भी नहीं होना चाहिए। अब तुम समझ लेना, तुम्हारा ये से क्वाड्रेंट 1 ही हो सकता है, और 0 लेस देन cos x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो तुम्हारा sin x भी बेसिकली अपने आप बन जाएगा लेस देन 1 और 0। तो ओवरऑल डोमेन क्या है कि ये क्वाड्रेंट 1 में है। अब अगर मुझे इसी रेंज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा यार, रेंज निकालनी है तो मुझे क्वाड्रेंट 1 में शिफ्ट होना होगा। जब मैं क्वाड्रेंट 1 की बात करता हूं तो log sin x बेस cos x, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, कोई टिप्पणी कर सकता हूँ इसके बारे में मैं, log sin x बेस cos x। देखो, अगर मुझे पता है, अगर sin x इज ग्रेटर देन cos x होगा जिस डोमेन में, ठीक है, वहां पे मेरा log sin x बेस cos x विल बी लेस देन 1। सोचना क्यों, क्योंकि ये लेस देन 1 है ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है खोलते टाइम। और सिमिलरली log sin x बेस cos x ग्रेटर देन 1 होगा जब sin x इज ग्रेटर देन cos x। मतलब लेस देन 1 की भी वैल्यूज पॉसिबल है और ग्रेटर देन 1 की भी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला स्क्वायर रूट जब तुम खोलोगे तो ये ग्रेटर देन 1 भी है और लेस देन 1 भी है। और log बेस sin x, लेट्स से सम नंबर आया y वेयर y इज ग्रेटर देन 1, तो ये चीज ग्रेटर देन 1 भी है लेस देन 1 भी है, तो x क्या मैं बोल सकता हूँ, r पॉजिटिव है। इसकी जो रेंज है दैट इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसकी जो रेंज है वो बन जाएगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर हम निकाल सकते हैं। इससे तुम एक चीज और बोल सकते हो कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है ये चीज, इसका मुझे डोमेन निकालना। बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब भी उनके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट्स आते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि क्या मैं यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होना ही चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। अब यहाँ पे मुझे क्या है ना, इनइक्वालिटी में खेलना है, और इनइक्वालिटी मेरे पास जो कांस्टेंट में रहती है वो फ्रैक्शनल एक्स ही रहती है, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भगा दूंगा। बस मुझे यही जजमेंट लेना है कि फ्रैक्शनल पार्ट रखना है या ग्रेटेस्ट इंटीजर रखना है। तो जब मुझे इनइक्वालिटीज में डील करना है जो 90% ऑफ द टाइम्स रहता है सिनेरियो, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर भगा देता हूँ। अब मेरे पास एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो बेटा क्या होता है, 0 से 1 में होता है ना। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बनना चाहिए, हाँ या ना। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 बनना चाहिए, पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा बच्चे,
देखो यहाँ पे अब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इस टर्म में ऐसे लिख लो 1 माइनस एफ माइनस एफ। अच्छा, इसको करने का एक और अच्छा ऑप्शन बताता हूँ, रुक जाओ। ये थोड़ा गलत है कि d लेस देन 0 हो। d लेस देन 0 इसलिए गलत है बेटा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वो बियॉन्ड द रूट्स भी हो सकता है ना, ऑल रियल के लिए तो बोला नहीं है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं ना, f को सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो h स्क्वायर प्लस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f टाइम्स x प्लस 1, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? तो f शुड बी लेस देन और इक्वल टू x into x plus 1 divided by x plus 1। ठीक है, तो x times x plus 1 upon x plus 1 is greater than or equal to f and f मुझे पता है is greater than or equal to 0। तो अपने पास जो सिंपल सी कंडीशन बनती है ना, वो ये बनती है कि x times x plus 1 upon x plus 1 should be greater than or equal to 0। तो ये जब होगा जब x मेरा पॉजिटिव हो जाए। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये चीज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, ये चीज एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल। समझ है, समझे कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर अपन ने बस ये चीज यूज कर ली। इसमें कोई लोअर बाउंड आएगा नहीं, क्योंकि ये चीज 1 से बड़ी भी हो जाए तो कोई बात तो है नहीं, क्योंकि ये f से बड़ा होना चाहिए। f से बड़ा तो 1 से भी कोई नंबर होता ही है, तो ये 1 से लेस देन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर रख दो, ये हमेशा डिफाइन होगा। ठीक है बेटा, इसे अगर चेक करना है ना, तो लेटर से x बिलोंग करता है कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, हम हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के बीच में रख सकते हैं। तो उस केस में ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स एफ प्लस ये पॉजिटिव इंटीजर a। ठीक है, अब ये पॉजिटिव इंटीजर से तो बड़ा ही है, तो अगर मैं इधर a भी रख दूंगा तो भी ये 0 से बड़ा हो जाता है, a से बड़े वैल्यू पे तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एफ एक्स एज अ डोमेन, और इसी रेंज फिर क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल्स, है ना। रेंज में तो फिर कोई बंदिश ही नहीं बनेगी, क्योंकि मैं कोई सा भी रियल डालूंगा तो हमेशा कुछ ना कुछ आता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n अंडर रूट ऑफ i माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाला भी आइडिया मिलेगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ n माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो ये भी डिफाइंड होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए, से लेके सारे डिफाइंड होने चाहिए। तो पहला मेरे पास आएगा मॉड एक्स लेस देन 1, फिर आएगा मॉड एक्स लेस देन या इक्वल टू 2 से लेकर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू n। इन सबका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। अब तुम थोड़ा टेक्निकली सोचो कि अगर मॉड एक्स 1 से बड़ा हो जाए तो ये वाली एंटिटी तो डिफाइंड ही नहीं होगी, बाकी सारी वाले डिफाइंड हो जाए। समझे मेरी बात? तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बेसिकली इसका डोमेन बन जाएगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इसका डोमेन हो जाएगा, तो यहां से मुझे कुछ समझ आया क्या कि अगर f1x प्लस f2x
से लेके एफ एन एक्स, इस फंक्शन का अगर मुझे डोमेन चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन ऑफ f1x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2x से लेकर इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f ऑफ nx, ये होगा। हाँ या ना बोलते जाना बेटा मेरे को, है ना। डोमेन ऑफ f1x इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2x से लेके इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ fnx, क्योंकि सारे के सारे डिफाइंड होने चाहिए, तो सबका डोमेन होना चाहिए ना। ये तुम कोई सा भी ऑपरेशन ले लो, तुम कोई सा भी ऑपरेशन ले लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, दोनों के डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये तुम्हारा f ऑफ g ऑफ x, है ना, फॉर वाला जो फंक्शन होता है ना, इसका नाम क्या बोलते हैं मैं भूल गया एकदम से। इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इसका डोमेन बेसिकली g ऑफ x का, तो पहले तो g ऑफ x का डिफाइन होना चाहिए, दूसरा g ऑफ x की जो रेंज है वो f(x) से डोमेन के इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हो। gh का रेंज f(x) से डोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी हम जो है यहाँ पर f ऑफ gh डिफाइन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल बात है। अब वो वाला हो गया, तो यहाँ पे हमने इसी एग्जांपल में ग्रेटेस्ट इंटीजर h स्क्वायर डाल दिया। तो यार तुम लोग होशियार बच्चे, तुम्हें पता है आप इनइक्वालिटी कुछ ऐसे बनेगी, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। पता है मुझे, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h स्क्वायर बेटा 0 होना चाहिए। तो h स्क्वायर 0 से 1 के बीच में आएगा, तो h 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर था -1 से 1 और दूसरे का आंसर है 0 से 1, ठीक है। तो अब आई थिंक तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर h से भी डील करना आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर h हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो, एक रियल नंबर अगर हमें पता है तो हम बोलते हैं कि ये दो इंटीजर के बीच में आएगा, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर h से यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू i है तो मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज ही h जो है i से लेके i+1 के बीच में होगा, i इंक्लूडेड i+1 एक्सक्लूडेड। इसी तरह से अब आपको ये फोर्थ होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। होमवर्क है ये सब बेसिक बेबी कर मेथड के सवाल है। और फिफ्थ में अब आपको रेंज निकालनी है, ठीक है। फिफ्थ में बेटा तुम्हें सिंपली रेंज निकालनी, तो रेंज के लिए डोमेन तो लगेगा, पहले पता तो चले कौन सी वैल्यू आप इनपुट में ले सकते हो। तो 2 टाइम्स मॉड x -1 अपॉन x -3, ये बेटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अब इसका अगर मुझे सॉल्व करना है तो मॉड खोलना है, तो दो केस ले लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो ये बन गया 2x -1 अपॉन x -3 ग्रेटर देन 0। तो इसमें हाफ आया और 3 आया, तो ये वाली रेंज बन गई। अब क्योंकि मेरा x पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू 0,1/2 यूनियन 3, और इसमें 3 ओपन ब्रैकेट में आएगा। और अगर मैं x लेस देन 0 की बात करूं तो ये बनेगा -2x -1 अपॉन x -3 ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं 2x + 1 अपॉन x -3 लेस देन 0, तो अब -1/2 से 3, और ऐसा बनेगा कुछ। और अब 2x + 1 अपॉन x -3, ठीक है। तो x लेस देन 0 में इधर या इधर,
ठीक है, तो ये दोनों का भी यूनियन आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो तुम्हारा डोमेन आएगा वो कैसे बनेगा, ये चीज जब पॉजिटिव बने, ये चीज जब तुम्हारी पॉजिटिव बने, ठीक है, तो एच बिलोंग करेगा बेटा कहां से कहां तक, है ना। तुम्हें देखना होगा कि कौन सी रेंज ऑफ वैल्यूज एडमिसिबल है। तो तुम्हारा बेसिकली वो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो -1/2, माइनस इंफिनिटी कामा -1/2, मतलब या तो -1/2 से छोटा हो, यूनियन कर दो। और कहाँ हो सकता है वो, 0 से 1/2 में अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 1/2 भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बेटा, क्योंकि, और यहाँ पे सिमिलरली -1/2 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, राइट। एंड यूनियन 3, इंफिनिटी, ये डोमेन बनेगा। अब हमें इसी रेंज देखनी है, ठीक है, इसी रेंज देखनी है मुझे, इस रेंज में। तो इस गिवन डोमेन में अगर मुझे इसी रेंज देखनी तो मैं क्या देखूंगा, इसका थोड़ा सा नेचर चेक करना होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कि क्या है, ठीक है। जैसे मतलब 3 से इंफिनिटी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये बन गया 2x-1/x-3। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे पता है ये बन रहा है 2x-1/x-3, ठीक है बच्चे। अब मुझे इसी रेंज निकालनी, तो मैं मैनिपुलेट करता हूँ, इस तरह से लिख दो 2x-x-3 + 5/x-3, तो ये बन गया 2 + 5/x-3। अब x अगर मेरा ग्रेटर देन 3 है, तो मुझे पता है ये चीज हमेशा मेरी 2 से बड़ी आएगी, तो ये अगर ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, अगर y ग्रेटर देन 2 है, पहले तो मेरे पास ये वाली रेंज आ जाएगी h ग्रेटर देन 3 के लिए। इसी तरह से अब तुम मुझे बताओ, जब 0 से 1/2 में लोगे तो क्या रेंज आएगी, और माइनस इंफिनिटी से -1/2 में क्या रेंज आएगी। और यहाँ पे लेट से लॉट टू द बेस √2 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप, तो मैंने हिंट दे दिया और समझा दिया है कैसे करना है, एंड आई होप एंड आई नो कि तुम यहाँ से ये संभाल लोगे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब बहुत तगड़ा मैंने तुम्हें कर दिया है। अब बात करते हैं ना मैपिंग ऑफ फंक्शन सी। तो मैपिंग दो टाइप सी होती है, 1-1 मैपिंग होती है और एक ऑन-टू होती है। अब 1-1 को यार एक और वर्ड से बोलते हैं इंजेक्ट, 1-1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, और ऑन-टू जो बोलते हैं सर्जेक्टिव। और जब एक फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए उससे बोलते हैं बाइजेक्टिव, और अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है मतलब वो इन्वर्टिबल है। क्या इतनी बात मैं डायरेक्ट बोल दूं तो तुम्हें समझ आएगी, बिल्कुल आएगी। 1-1 तो नाम से ही पता चलता है, सीधी भाषा में f(x1) = f(x2) if and only if x1 = x2, ठीक है। f(x1) = f(x2) if and only if x1 = x2। ठीक है बेटा, 1-1 के लिए तुम इसलिए एक चीज और बोल सकते हो कि f(x) मोनोटोनस होना चाहिए, f(x) से होना चाहिए मोनोटोनस होना चाहिए। मोनोटोनस मतलब सर क्या हो गया कि f' या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, खत्म बात। अब मैपिंग ऑफ फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। f(x) बराबर है ये चीज, ठीक है। अब इसने बोला 1-1 तो हो बट नॉट ऑन-टू, ऑन-टू तो हो पर 1-1 ना हो और बाइजेक्टिव हो। अब ये समझो, सबसे पहले तो हमें ये वाले पार्ट से डील करना चाहिए, नॉट ऑन टू,
तो ऑन टू का मतलब क्या होता है? अच्छा, ऑन टू नहीं पता है। ऑन टू मतलब सिंपल कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन बराबर रेंज। तो जो भी कोडोमेन दी है ना वो तुम्हारा रेंज हो जाना चाहिए। अब जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, ये वाला सवाल है, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? ये प्लस सी और ये सब दिख रहा है, ठीक है। इसमें तुम्हारा डोमेन रियल है और कोडोमेन रियल है, तो तुम्हारा रेंज रियल नंबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आर, अगर मैं रियल नंबर मानू। अब नॉट ऑन टू है, मतलब मुझे एटलीस्ट एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जिसके लिए ए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी माइनस आर इक्वल टू जीरो हैज नो सॉल्यूशंस, हैज नो रियल सॉल्यूशन। और अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो क्या मैं बेटा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लगा के बोल सकता हूँ ए की वैल्यू जीरो आएगी? क्योंकि एवरी ऑड डिजिट इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, एवरी ऑड डिजिट इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। इसका मतलब ए की वैल्यू जीरो होगी। इसको इवन डिजिट बनाओ, इवन डिजिट बनाने के बाद तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बचेगी। अब अगर इसका नो रियल रूट है तो तुम्हें पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। तो 36 माइनस 4 टाइम्स r माइनस c शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो r माइनस c शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो c शुड बी लेस देन और इक्वल टू r माइनस 9, जहाँ पे r कोई भी एक रियल नंबर है। अब r की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? माइनस इंफिनिटी, है ना। तो अगर a जीरो हो जाए, a जीरो हो जाए तो माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए अपन बोल सकते हैं ना। अगर a की वैल्यू जीरो हो जाए तो आई कैन ऑलवेज फाइंड अ c सच दैट, इस इक्वेशन से, है ना, आई कैन ऑलवेज फाइंड एटलीस्ट वन ऑन टू नंबर, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। लेट अस से यहाँ पे r से लेके 3,5, तो अब तुम्हें c की रेंज निकालने में और मजा आता। क्यों मजा आता? क्योंकि ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सी इक्वल टू आर। अब तुम्हारे पास आर की रेंज रहती 3 से 5, तो वहां से तुम्हारे पास सी की रेंज प्रॉपर बनती। ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये वाला सवाल सॉल्व करना। आंसर बताओ। नेक्स्ट है ऑन टू तो हो। अच्छा, इसमें अभी तो अपन ने नॉट ऑन टू निकाला है ना। नॉट ऑन टू के लिए कंडीशन बता दी कि ए भाई जीरो होना चाहिए। अब उसने बोला ये वन वन भी है। अब वन वन है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सी, ये चीज वन वन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका अपन ने अभी देखा ना कि एक तो डेल्टा लेस देन जीरो होना चाहिए इसका। वन वन के लिए तो खैर अपन क्या बोलेंगे, एफ डैश एच मोनोटोनस होना चाहिए। एफ डैश एच से बन रहा है माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, तो ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो या लेस देन इक्वल टू जीरो हो, तो एक्स बिलोंग्स इसमें करेगा। या तो एक्स बिलोंग करे थ्री इंफिनिटी पे या फिर माइनस इंफिनिटी से, या फिर उल्टा माइनस इंफिनिटी से थ्री में। इस रेंज के लिए ये वन वन हो जाएगा और नॉट ऑन टू रहेगा, एक्स नहीं। हाँ, एक्स तुम्हारा बेसिकली इस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। एक्स इस रेंज में आएगा, ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तब जाके ये वन वन और नॉट ऑन टू वाले कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और क्योंकि एच सी भी रेंज आ गई तो अब मैं वापस सी की रेंज बता सकता हूँ, क्योंकि वो जो आर होगा दैट विल बी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री या लेस देन थ्री।
तो वंस अगेन मेरे पास सी की रेंज आ जाएगी। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सवाल क्लियर होगा। ठीक है, एक बार और देखते, तुम यहाँ तक तो समझ ही जाए कि एच बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब अगर तुम्हें याद हो तो अपने पास क्या आया था कि c शुड बी लेस देन और इक्वल टू r माइनस 9, और r क्या है बेटा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो r माइनस 9 बेसिकली बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 6, और r 8 लेस देन और इक्वल टू 3 भी है, तो r माइनस 9 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 दोनों पॉसिबल है। चेक करो यहाँ से c की क्या रेंज अपन निकाल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ c या तो माइनस 3 से छोटा हो, ठीक है, उससे इसी साइड से बता सकते हैं, उससे तो अपना कुछ ठोस बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ऑन टू हो पर 1 1 नहीं हो। अच्छा, तो ऑन टू तो ये फंक्शन हमेशा हो जा, ऑन टू तो ये फंक्शन हमेशा हो जा, और नॉट 1 1, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो। ठीक है, इसका मतलब इससे एटलीस्ट 2 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे तुम्हारे पास a आएगा, है ना। जो ये मोनोटोनस f डैश h शुड नॉट बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, और बाइजेक्टिव में बोथ 1 1 एंड ऑन टू वाली कंडीशंस लगा दो, ऑन टू हमेशा है 1 1 वाली आ जाएगी। अब ये बड़ा इसमें आता है सवाल, मैं 2 मिनट पानी पी के आता हूँ, है ना। क्लासिफाई फंक्शंस है ना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स पहला है एक्स टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, कह रहा है एफ इज रियल पॉजिटिव टू रियल। ठीक है, ध्यान से समझना, एक्स टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात हो रही है, और एक्स रियल पॉजिटिव है। 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर एक नंबर आई है। अच्छा, क्या ये 1 1 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्स टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर मेरे को 0 जानना है ना, तो मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू 0 1 के लिए हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 1 तो नहीं होगा, क्या ये ऑन टू हो सकता है, तो ऑन टू भी नहीं हो सकता है। ऑन टू क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कोडोमेन है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और इसी रेंज तुम्हें दिखी जाए से नॉट रियल, या तो पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है या फिर 0 हो सकता है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू आ गया। एफ ऑफ एक्स है एक्स टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एनालाइज करने का एक बड़ा फोड़ू तरीका बताता हूँ। एक्स तो बेटा डाल दे 3 साइन थीटा, अपने आप डोमेन भी सेटिस्फाई होगी, रेंज भी सेटिस्फाई होगी। 3 साइन थीटा, और अंडर रूट में क्या चला जाएगा, या सॉरी, हाँ, अंडर रूट में ये इधर डाल रूट 3 साइन थीटा। ठीक है, रूट 3 साइन थीटा और 3 माइनस, है ना, ये तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट थ्री 3 बन गया, साइन थीटा बन गया, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बन जाएगा, है ना। मॉड कॉस थीटा, या तो ऐसे ले ले, मॉड कॉस थीटा ले ले, तो ये एफ एक्स से अब एक फंक्शन इन थीटा बन गया। अच्छा, इसलिए मैंने तुम्हें जो डोमेन रेंज नहीं बताई थी, ठीक है, डोमेन रेंज, डोमेन तो तुम्हें दिख ही गया कि एक्स बेटा मेरा माइनस रूट 3 से रूट 3 होना चाहिए, है ना। ये अब मुझे लगता नहीं मुझे बताना पड़ेगा, अगर डोमेन इतना होना चाहिए, है ना, तो अब इसी मुझे रेंज देखनी है ना, इसी रेंज देखनी है, तो ये क्या बन रहा है बेसिकली, बाय 2 और इंटू 2 कर दूं, तो ये 3/2
साइन 2 थीटा बनेगा या -3/2 साइन 2 थीटा बनेगा, राइट? इन्हीं दोनों में से कुछ बन सकता है। और साइन 2 थीटा की रेंज तुम्हें पता है तो मुझे आंसर बता दो कि ये -3/2 से 3/2 के बीच में आएगा। क्लियर? एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स टाइम साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अजय भाई साइन एक्स की रेंज यूज करनी है तुम्हें। साइन एक्स होता है 1 से -1, तो एफ एक्स तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा? अब तो तुम्हें समझ आती है ये बात। तो क्या अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसका रेंज निकालने में नहीं रिड्यूस हो गई? और इसका रेंज ऐसे निकालोगे, लेट अस से y बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। इसकी रेंज निकालनी तो y एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर x, तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई 0। अगर ये रेंज निकालनी है इसकी तो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से रेंज आ जाएगी। फिनिश फिनिश है ना ये सवाल? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्लास ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, वो होता है नंबर ऑफ मैपिंग्स। अब इसमें दो तीन तो तुम जो है सिंपल केस होते हैं जो डिफॉल्ट फॉर्मूला से हो जाते हैं, बट एडवांस्ड के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है सिर्फ सिंपल केस करके कुछ नहीं मिलेगा। बट नंबर ऑफ मैपिंग्स मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। ठीक है, अगर आपको पीएनसी नहीं आता है तो समझते हैं नंबर ऑफ मैपिंग्स क्या होता है ना। लेट अस से एक सेट है ए जिसमें m एलिमेंट्स है और एक सेट है बी जिसमें n एलिमेंट्स है, और ए टू बी मैंने मैपिंग करी, तो टोटल कितने पहले तो मुझे बताओ रेंज बन सकती है ना? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं ए टू बी? लेट अस से a1 a2 a3 से लेकर am, ये मेरे m एलिमेंट्स है। तो टोटल फंक्शंस पूछे मैंने, इससे पास n चॉइसेस है, इससे पास n चॉइसेस है, इससे पास n चॉइसेस है, से लेके इससे पास भी n चॉइसेस है। मान रहे हो? बट फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसा तो है नहीं कि हर एलिमेंट को वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, लेटस से मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी ना कि हर रेंज से एलिमेंट के पास एक ये होना चाहिए डोमेन, पर हर डोमेन के एलिमेंट का एक हर रेंज से एलिमेंट का एक डोमेन में एलिमेंट होना चाहिए। समझे? देखो ये यही से ये ट्रिक करता है। लेटर से h1 है, h2 है, h3 है, और इधर पे hm तक है, और इधर पे लेटर से y1 से लेके yn तक है। अब y1 या तो h1 हो या तो h2 हो, मतलब y1 एटलीस्ट इनमें से कोई सा एक एलिमेंट तो y1 पे जाए, है ना? मतलब y1 एक एलिमेंट पे जाए, y2 जिसे, तो y1 के पास m चॉइसेस है, ठीक है, y2 के पास m चॉइसेस है, तो ये m इंटू m, तो m की पावर n फंक्शंस टोटल बनते हैं, m की पावर n टोटल फंक्शंस बनते हैं। अब 1 1 की बात करते हैं। 1 1 तो सोचने में बहुत इजी है। सोचो यार m ग्रेटर देन n हो गया तो क्या 1 1 फंक्शन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि लेटर से डोमेन में 5 एलिमेंट है, रेंज में 3 एलिमेंट है, तो तुम 3 एलिमेंट्स तो 3 अलग दे पाओगे, बाकी जो 2 है वो तो इन्हीं 3 में से किसी में जाएंगे, तो किसी से ना किसी से तो भिड़ ही जाएंगे, इक्वल हो ही जाएंगे, 1 1 तो बनेगा नहीं। m ग्रेटर देन n हुआ तो चांस ही नहीं है। m लेस देन n हुआ तो पहला एलिमेंट बेटा कितने में जा सकता है? m लेस देन n के केस में बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब 1 1 है तो अब अपने पास किसकी डेफिनेशन है? डोमेन की डेफिनेशन है। h1 को मैं कोई भी n एलिमेंट्स पकड़ा दूं, h2 को मैं n-1 में से पकड़ाऊंगा, h3 को n-2 में से,
और HM तक आते आते मेरे पास इतने n माइनस m एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये क्या हो गया, n माइनस वन, n माइनस टू से लेके n माइनस m। अब अगर मैं यहाँ पे n माइनस m तक आ जाए ना, तो NCM क्या होता है बेटा, वो होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, या तो वो कर दो, या तो तुम ऐसे समझ लो कि नंबर ऑफ वन वन बस ये हो जाता है फॉर्मूला, है ना। या तो NCM NPM वाले फॉर्म में ले आओ, या यहाँ छोड़ दो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। अब आता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में किसकी डेफिनेशन यूज होती है, रेंज की डेफिनेशन यूज होगी, ठीक है। और कैसे यूज होगी, लेटेस्ट से मेरे पास अगेन ए में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, m टू द पावर n। अब ऑन टू फंक्शन मतलब कोडोमेन रेंज है, मतलब हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ ए से मैप्ड है, हर एलिमेंट ऑफ y मैपिंग में जाएगा। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से वो वाले सिनेरियोज हटा दूं जिसमें एक फंक्शन मैपिंग में नहीं गया, एक नंबर मैपिंग में नहीं गया, दो नहीं गए, तीन नहीं गए, तो हो जाएगा। मतलब n में से एक कोई सा चूज कर लूं और उसे मैपिंग में नहीं भेजा और बाकी सबको भेज दिया, तो ऐसा कुछ बनेगा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। ये जिसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन याद होगा ना, वो कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ये हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। अब बात करते हैं ना, अब बात करते हैं जिस टाइप के सवाल एडवांस में आते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड भी आता है, 2019 में ही आया था डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल, इजी लेवल। बट आप लोग जो टेस्ट वगैरह देते हो उसमें आते थोड़े घुमा के सवाल, ठीक है, नंबर ऑफ मैपिंग्स से। आ जाओ देखते हैं नंबर ऑफ मैपिंग्स। अभी मैं एक ही सवाल बताऊंगा, बाकी होमवर्क में रख रहा हूँ क्योंकि ये अपन ना प्रॉब्लम डिस्कशन में करेंगे। एक जो सबसे अच्छा वाला है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मैपिंग्स ऑफ ए टू बी, एफ ए टू बी, फॉर विच एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एफ जेड इज जीरो एंड एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड। भाई तो एफ एक्स भी एक इंटीजर है जो बी में से आएगा, लेट अस से एक्स वन एक्स टू इक्वल टू एक्स थ्री। ऐसे फॉर्म होने वाले ट्रिपलेट तुम्हारे कितने हैं बेटा इस जीवन में, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, और एक ट्रिपलेट आएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव। और कैसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। एच वन ये हो, एच टू ये हो, तो एच थ्री ऐसे ऐसे तुम्हारे पास आ सकता है। इससे अलावा तो इसे भी पॉसिबिलिटी लो जाए एच वन एच टू की, तो एच थ्री बी की रेंज से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, इन तीनों में, इन चार के सिनेरियो, ऐसे चार केसेस है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, इन तीनों में से कोई सा आ जाएगा। तो पांच में से लेटेस्ट से मैंने कोई भी तीन वेरिएबल उठा लिए, ठीक है। ये पांच नंबर थे ना, इनमें से मैंने तीन उठा लिए। अब पांच में से तीन उठा लिए और उन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मतलब एक ही तरीका है लिखने का। अब उनको मैंने
5C3 इनमें से कोई भी 3 नंबर पचड़ाने, तो 3 फैक्टोरियल वेज में से पचड़ा सकता हूँ, है ना। मेरे पास बस x लेस देन y लेस देन z है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो मैं अभी इसे कैसे भी थमा सकता हूँ, है ना। या थमाने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा, थमाने का एक ही पर्टिकुलर, थमाने के टाइम एफ ऑफ जेड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, एफ एक्स और एफ वाई में चेंज ला सकते हो, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रिमेनिंग बचे 2 एलिमेंट, हर सीन में रिमेनिंग बचेंगे 2 एलिमेंट, वो 2 एलिमेंट तो तुम कोई से भी 2 एलिमेंट्स में ले सकते हो, तो उनका 2 स्क्वायर वेज में से तुमने डाल दिया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5C3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 स्क्वायर। इतने नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स बनेंगी, क्योंकि ये ऑन टू मैपिंग है इसलिए हमें वो दोनों जो डालना है। अगर यहाँ पे ऑन टू की जगह इन टू मैपिंग्स होती तो हमें इंश्योर करना होता कि एक कोई सा ना है, तो उसमें फिर वो 2C1 में से करते अपन कि 2C1 में से एक लिया और एक तो रिजेक्ट करा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यहाँ से अब तुम इसका सेकेंड पार्ट और ये वाला सवाल कर लोगे तुझसे, ठीक है। तो देख लो एक बार, ये वाला सवाल होमवर्क है और ये वाला सवाल होमवर्क है, ट्राई करो इन्हें खुद से करने का, ठीक है। ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन, ठीक है। 3 होमवर्क है तुम्हारे, 1 2 और ये वाला 4th 5th, 4 होमवर्क सवाल है। नहीं, ये तो मैंने करा ही दिया लगभग, बेसिकली ये 4th होमवर्क है और इसका सेकेंड पार्ट होमवर्क है और इसका ये वाला पार्ट होमवर्क है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट के जो सवाल है उनको डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और उससे बाद तुम मान सकते हो फंक्शंस खत्म है, सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस में लाइव सेशन आएंगे, सारे एक साथ बैठेंगे, देखते तुम्हारा दिमाग कितना चलता है और मुझे तुम्हें कितना और सिखाना है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, हर हर महादेव।